हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम भारत में कुछ प्रमुख भारतीय विद्रोहों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि कुछ स्थानीय विद्रोह थे और कुछ जनजातीय विद्रोहों की भी हम चर्चा कर रहे थे। स्थानीय विद्रोहों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लोकल लोग हैं वो अंग्रेज़ों की नीतियों से परेशान थे, ज़मींदारों की नीतियों से परेशान थे, सूदखोर साहूकारों से परेशान थे। ठीक है, तो सभी तरफ से वो एक्सप्लॉयटेशन या शोषण से परेशान होकर के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर विद्रोह कर रहे थे। और जब ये विद्रोह हिंसक गतिविधियों में परिवर्तित हो जाते थे तब जा करके इनको अंग्रेज़ों के द्वारा दमनकारी नीतियों के अंतर्गत इनको दबा दिया जाता था या सप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, तो हमने कल संथाल विद्रोह तक की चर्चा कर ली थी। अगर हम लास्ट में एक बार फिर से देखना चाहें कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, तो कल हमने प्रमुख भारतीय विद्रोहों की चर्चा की थी और इसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें एक तो कारण पूछा जाता है कि किसी विद्रोह का कारण क्या था। रेयरली नेता पूछ लिया जाता है क्योंकि नेताओं के नाम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हर एक कुछ एक ऐसे विद्रोह हैं जिनमें कि नेता बहुत फेमस हुए हैं, तो वहाँ से उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाता है। और क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर विद्रोह किस क्षेत्र में हो रहा था। साथ ही थोड़ा सा आपको टाइम लाइन का आइडिया होना चाहिए कि किस समय कौन सा विद्रोह घटित हो रहा है, और कभी कभी यहाँ पे क्रम जमाने के लिए दे देता है कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ है या बाद में हुआ है। ठीक है, इस क्रम में हमने सबसे पहले देखा था कि बंगाल में एक विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कौन कर रहे थे, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि साधु संतों के द्वारा यह विद्रोह किया जा रहा था और इन्होंने शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर के ये विद्रोह शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार के समानांतर एक अपना पर्सनल इन्होंने सरकार का गठन कर लिया था। इसमें मंजू शाह, देवी चौधरानी ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इस विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ नामक किताब में की है और वारेन हेस्टिंग द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ़कीर विद्रोह। ये मुस्लिम जो फ़कीर थे, घुमक्कड़ मुसलमान फ़कीर जो थे, इनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और इन्होंने क्या किया था, जैसा कि टैक्स अंग्रेज वसूला करते थे किसानों से, वैसा ही ये टैक्स या पैसा वसूलने लग गए थे ज़मींदार और किसानों से। ठीक है, इससे सीधे सीधे ब्रिटिशर्स को चैलेंज मिला और उन्होंने फ़कीर विद्रोह का दमन कर दिया। उसके बाद है पाइक विद्रोह। ये उड़ीसा की जनजाति है। पाइक जो है वो उड़ीसा की जनजाति है, खुर्दा जिले में निवास करते हैं और इन्होंने ब्रिटिशर्स की शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर के जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है असम वाले क्षेत्र में अहोम वहाँ की जनजाति है। ठीक है, अहोम एक वंश था वहाँ पे, जहाँ और उसी क्षेत्र में ये विद्रोह होने की वजह से इसको अहोम विद्रोह या कई बार असम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें अहोम वंश के जो राजा थे गोमधर कुंवर, इन्होंने लोगों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट हमने देखा था फराइजी या फराजी विद्रोह। ठीक है, इसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण ही विद्यमान थे। जैसा कि हम एक सामान्य चर्चा कर चुके हैं, सभी में अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों से परेशान होकर के लोग विद्रोह कर रहे थे। ये बंगाल वाले क्षेत्र पे हो रहा था। ठीक, उसके बाद में है कूका विद्रोह। ये पंजाब वाले एरिया में हो रहा था। इसका कारण क्या था, ये धार्मिक विद्रोह था। ठीक है, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ ये विद्रोह था और बाद में ये धार्मिक की जगह राजनीतिक कारण बन जाता है। ठीक है, इसके नेता थे भगत जवाहर मल। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था गडकरी विद्रोह। गडकरी महाराष्ट्र में निवास करते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में इस विद्रोह को दाजी कृष्ण पंडित ये लीड कर रहे थे। इसमें भी कारण उसी तरीके से है, सामान्य है, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है खोंड या कोंड विद्रोह। ठीक है, इसे सवार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और खोंड जनजाति के द्वारा बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये विद्रोह किए जा रहे थे। ठीक है, इसमें सांस्कृतिक कारण, इसमें सामान्य रूप से सारे वही कारण विद्यमान थे जो हम पहले बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक विशेष कारण क्या था, जनजातियों में प्रचलित थी नरबली प्रथा। ठीक है, और इस नरबली प्रथा को समाप्त करने की वजह से ये विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया था और ये जो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप था आपके खोंड जनजाति के पारंपरिक प्रथाओं में, इन्होंने उसका विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। ठीक है, और यहाँ पे लीडर थे चक्र बिसोई। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। इसके लीडर थे बुद्धो भगत और ये क्या कर रहे थे, ये छोटा नागपुर एरिया में कोल जनजाति है।
ठीक है। कोल जनजाति ने क्या किया, वहाँ पे जो किसानों से टैक्स वसूली का काम किया जाता था वो वहीं के लोकल लीडर्स को या लोकल व्यक्तियों को दिया जाता था। टैक्स वसूली का काम मतलब कह सकते हैं कि ज़मींदारी या जो रैयतवाड़ी थी वो वहीं के लोकल लोगों को ही दिया जाता था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने ज़्यादा पैसे के लालच में और ज़्यादा पैसे में ठेका बेचने के चक्कर में बाहरी लोगों को वहाँ पे ठेका देना शुरू कर दिया। ठीक है, जो बाहर से लोग आते थे वो ज़्यादा बोली लगा करके वहाँ का ठेका खरीद लेते थे और इससे वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अंततः जो टैक्स पे करना है वो वहाँ के लोकल लोगों को ही पे करना है। ठीक है, और जो बाहरी लोग हैं वो उन पर ज़्यादा शोषण करते थे ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए। तो ये जो बाहरी लोग थे इनको कोल जनजाति के लोग दिकू कहते थे। दिकू का मतलब होता है बाहरी लोग। ठीक है, और ये इन्हीं बाहरी लोगों के विरोध में कोल जनजाति ने एक सशस्त्र विद्रोह का आगाज़ कर दिया था। नेक्स्ट था संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल परगना बंगाल और छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास संथाल जनजाति निवास करती है और यहीं पे संथाल परगना बसा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे सिद्धू और कान्हू नाम के दो लोकल लीडर्स ने इस विद्रोह का प्रारंभ किया। कारण वही थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किसानों का शोषण किया जाना। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने अगले प्रमुख विद्रोह की तरफ अगर चलते हैं तो संथाल विद्रोह के बाद में जो सबसे प्रमुख विद्रोह था उसको हम कहते हैं मुंडा विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह के बाद में अगला प्रमुख विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह इस विद्रोह का अगर समय देखें तो ये लगभग सन 1899 के आसपास घटित हो रहा था। 1899 से लगभग 1900 तक ये मुंडा विद्रोह का समय काल था। और इस विद्रोह के बारे में अगर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें तो पूछा जाता है कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हो रहा था। और ये जो बिरसा मुंडा थे वो किस क्षेत्र के थे, या जो मुंडा विद्रोह था वो किस क्षेत्र में हो रहा था, तो ध्यान रखिए ये वर्तमान जो छोटा नागपुर पठार है जो झारखंड वाला एरिया है यहीं पर ये मुंडा विद्रोह संचालित हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मुंडा विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये विद्रोह वर्तमान झारखंड वाले एरिया में संचालित हो रहा था। यह विद्रोह छोटा नागपुर पठार जो कि वर्तमान झारखंड वाले एरिया में है, उस समय बंगाल वाले एरिया में आता था। ठीक, तो छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में मुंडा विद्रोह संचालित हो रहा था। इस विद्रोह के जो सामान्य कारण हैं वो वैसे ही हैं, सामाजिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे। ब्रिटिशर्स की शोषणकारी नीतियाँ थी, जनजातियों के जो लोकल कल्चर होते हैं उसमें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होना भी इसमें एक प्रमुख रीज़न था। लेकिन जो तत्कालिक रीज़न था या जो सबसे बड़ा रीज़न था जो जिसके वजह से अचानक से यह विद्रोह प्रस्फुटित हुआ था, उस रीज़न की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे मुंडा जनजाति में खेती करने के लिए कल्चर होता है जिसको कहा जाता है खूंट कट्टी। खूंट कट्टी, ये जो खूंट कट्टी कल्चर है इसका मतलब होता है सामूहिक खेती। मतलब जनजातियों के पास आपस में पर्सनली जितनी भी भूमि है इन सभी पे ये सामूहिक रूप से खेती करेंगे और जो भी उत्पादन होगा उसको खेत जिसके पास जितनी भूमि थी उस भूमि के अनुसार और लोगों ने जितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मेहनत किया, उसके अनुसार यहाँ पे सामूहिक रूप से सभी में उत्पादन को बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, जैसा जिसका जितने रेशो में जिसकी भूमि लगी हुई है और जितना मेहनत किया गया है उसी रेशो में जो उत्पादन है उसको बांट दिया जाएगा। तो खूंट कट्टी ये एक सामूहिक खेती का मेथड था। ठीक है, किसमें? मुंडा जनजातियों में। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जमींदारों को
ये इस भूमि को जमींदारी के रूप में या पर्सनल भूमि के रूप में देना शुरू कर दिया। ठीक है, और जब ज़मींदारों को जब ज़मीन मिल रही है, इसका मतलब है कि वो उसको अपने मालिकाना हक की तरह समझते थे, और वहाँ पे जो जनजातियाँ काम कर रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा करके और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। ठीक, तो ये जो खोट कट्टी प्रथा थी, इसके समाप्त होने की वजह से मुंडा जनजाति के लोग ब्रिटिशर्स और ज़मींदारों के खिलाफ नाराज़ थे, और इसी नाराज़गी को प्रकट करते हुए इन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक विद्रोह का संचालन कर दिया। शुरुआत में तो ये एक कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल मांग को सामने रखने के लिए किया गया विद्रोह था, लेकिन बाद में ये एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसी को एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मुंडा विद्रोह को ही एक और नाम दिया जाता है, उल गुलान विद्रोह। ठीक है, इसे कहा जाता है उल गुलान विद्रोह। उल गुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उल गुलान का मतलब है महान विद्रोह। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब 1899 में ये विद्रोह संचालित होना शुरू होते हैं, और इसमें जितने ठेकेदार थे, ज़मींदार थे, या अंग्रेज़ थे, या वहाँ के जो लोकल राजा थे, इन सभी के खिलाफ मुंडा जनजाति ने विद्रोह का संचालन कर दिया था। और इन सभी जो हायर क्लास के लोग थे, इन सभी का साथ दिया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, मतलब ये सीधी लड़ाई हो चुकी थी अब मुंडा जनजाति और अंग्रेज़ों के बीच में। बाद में सन 1900 के आसपास बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहीं झारखंड में एक जेल में कैद कर दिया जाता है। बाद में वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है वो सन 1900 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तात्कालिक रूप में या त्वरित रूप में इस आंदोलन को तो दबा दिया गया था, लेकिन बाद में इस आंदोलन की वजह से ही ये जो प्रथा थी, खूंट कट्टी प्रथा, इसे मान्यता दे दी गई, और बाद में जो ठेका प्रथा था उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से मुंडा विद्रोह जो है वो अपने विद्रोह के जो तत्कालिक समय में तो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में इस विद्रोह का प्रभाव इतना रहा कि मुंडा जनजाति का जो लोकल कल्चर था उसको बचा करके रखा गया और खूंट कट्टी प्रथा वापस से शुरू कर दी गई। ठीक है, तो ये था मुंडा विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह ये बंगाल वाले क्षेत्र में संचालित हो रहा था। चुआर वहाँ की लोकल जनजाति है बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस विद्रोह का अगर समय काल देखा जाए तो ये लगभग 1768 के आसपास ये विद्रोह संचालित हो रहा था। 1768 के आसपास किस क्षेत्र में? बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, चुआर जो है वो बंगाल की या छोटा नागपुर पठार तक फैले हुए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे। ठीक है, बंगाल वाले क्षेत्र में बिल्कुल सघनता में चुआर जनजाति में मिलते हैं, और उसके आसपास वाले क्षेत्र में भी ये कम डेंसिटी में इनकी पॉपुलेशन पाई जाती थी। ठीक है, तो चुआर विद्रोह बंगाल वाले क्षेत्र में संचालित होना शुरू हुआ था। इसमें भी कारण बिल्कुल वैसे ही सामान्य थे, जैसे कि भू राजस्व नीति थे, या अंग्रेज़ों के प्रति, अंग्रेज़ों की नीतियों के प्रति वहाँ के जो लोकल लोग हैं इनका असंतोष इस विद्रोह का कारण बनता है। इस विद्रोह का अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले से ये विद्रोह प्रारंभ हुए थे। ठीक है, मेदिनीपुर जिला, बंगाल के मेदिनीपुर जिला से चुआर विद्रोह प्रारंभ हुए थे, और आगे चल करके ये विद्रोह इतना भयानक हो जाता है कि इसमें चुआर जनजाति के जो लोग थे इन्होंने हथियार उठा लिए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये एक बाद में हिंसक आंदोलन का रूप ले लेता है। ठीक है, और बाद में कंपनी को ये क्या करते हैं कि राजस्व न देने की घोषणा कर देते हैं। ठीक, और धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि अंग्रेज जो है वो अपनी दमनात्मक कार्रवाई के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिए थे। ठीक, तो चुआर विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, मेदिनीपुर जिला बंगाल वाले एरिया में ही हो रहा था। ठीक, और इसके कारण बिल्कुल सामान्य है, जैसा कि हम पिछले विद्रोहों में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रमुख विद्रोह की अगर चर्चा करें तो ये है खासी विद्रोह। ठीक, हमने गारो खासी जयंतिया नाम से कुछ पहाड़ों के नाम पढ़े हैं। ठीक,
कहाँ पे पढ़ा था इसको? हमने मेघालय वाले क्षेत्र में पढ़ा था, गारो, खासी और जयंतिया। खासी जनजाति जो है वो वहीं की लोकल जनजाति है, उसी जनजाति के नाम पर ही उस पहाड़ को खासी जनजाति कहा जाता है, खासी पहाड़ कहा जाता है। ठीक, तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय से संबंधित है और ये विद्रोह भी उसी मेघालय के आसपास वाले क्षेत्र में घटित हो रहे थे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा खासी विद्रोह। ये विद्रोह लगभग 1827 के आसपास घटित हो रहे थे। 1827 के आसपास घटित हो रहे थे और लगभग 5-6 साल के लगभग ये विद्रोह संचालित हो रहा था। तो 1833 तक ये विद्रोह समाप्त हो गया था। जैसे कि इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खासी जनजाति के द्वारा किया जा रहा था, इसीलिए इसको खासी विद्रोह कह दिया गया। ठीक, और खासी पहाड़ कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे है? वर्तमान मेघालय में है। खासी मेघालय का हिस्सा है, खासी पर्वत जो है वो मेघालय में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न क्या थे, कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से ये खासी विद्रोह शुरू हुआ था? अब आपको ये पता है कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। असल में ये चाइना से निकलती है। ठीक है, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और उसके बाद में जब भारत में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जहाँ से इसका नाम दिहांग पड़ जाता है, और जब ये असम में एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके आसपास जिसको हम ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और इसी चीज़ का विरोध कर रहे थे यहाँ के खासी जनजाति के जो लोकल लीडर्स थे, ये इस चीज़ का विरोध कर रहे थे क्योंकि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ये ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो यहाँ की जनजातियाँ पसंद नहीं करती हैं। ठीक, और इन लोगों को वापस जाने का मतलब अंग्रेज़ों को वापस जाने का चेतावनी दिया गया था यहाँ की जनजातियों के द्वारा, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट न करते हुए वहाँ पे सैन्य गतिविधियाँ बढ़ा दी थी। ठीक, और इसी वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और बाद में जैसे कि पता है ब्रिटिशर ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपनी पूरी शक्ति और सेना और पूरे संसाधन का उपयोग करके इस विद्रोह को भी दबा देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमें जो विद्रोह पढ़ना है इसका नाम है रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह रमोसी विद्रोह जो है वो कह सकते हैं कि ये एक बार में ना हो करके अलग अलग चरणों में संचालित हो रहा था। ठीक है, ये जो सबसे शुरुआत हुआ था इसका, सबसे पहले शुरू हुआ था ये 1822 के आसपास। उसके बाद में कुछ समय तक ये चला, उसके बाद थोड़ा सा विराम लग गया और बाद में 1825 के आसपास फिर से प्रारंभ होता है। 1825 से कुछ समय के लिए चला और इसके बाद में एक लंबा समय तक विराम लगा रहा और आगे चल करके 1839 में फिर से प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से रमोसी विद्रोह जो है वो 2-3 फेज़ में 2-3 चरणों में चलने वाला विद्रोह था। इस विद्रोह में भी कारण वैसे ही हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वहाँ किसी लोकल ट्राइब का या किसानों का शोषण किया जाना। अब यहाँ पे अगर हम शोषण की चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा आर्थिक शोषण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। अकाल के समय में भी और जब किसानों के पास अनाज की कमी है उस समय भी उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। यही इस विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण बनता है। अब जैसे यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है रमोसी विद्रोह मतलब ये किसी क्षेत्र की जनजाति है। ठीक, और ये जो जनजाति है कहाँ पे है तो रमोसी जो है वो महाराष्ट्र की जनजातियाँ हैं। इसका मतलब है कि रमोसी विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में संचालित हो रहे थे। अगर इसमें प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसमें 2 नेताओं का नाम प्रमुख रूप से आता है, एक है चित्तर सिंह और एक है नरसिंह दत्तात्रेय। एक नेता का नाम है चित्तर सिंह और एक नाम यहाँ पे आपको मिलेगा नरसिंह दत्तात्रेय। नरसिंह दत्तात्रेय। खासी विद्रोह में शायद हमने नेता की चर्चा नहीं की है तो यहीं पे आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा। खासी विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं इनका नाम था तीरथ सिंह।
तीरथ सिंह। खासी विद्रोह मेघालय वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ने की वजह से तीरथ सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह संपन्न हुआ था। रमोसी विद्रोह महाराष्ट्र में चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय के नेतृत्व में संपन्न हो रहा था। कारण क्या थे? आर्थिक रूप से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका शोषण किया जाना इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, वहाँ पे जब अकाल पड़ रहे थे उसके बाद भी वहाँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो टैक्स की वसूली थी उसको कंटिन्यू किया गया और बल्कि बढ़ा दिया गया था। इस वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। बाद में सैनिक गतिविधियों के द्वारा, सैन्य कार्यवाही के द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट विद्रोह की चर्चा करें। नेक्स्ट विद्रोह का नाम है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह, इस विद्रोह का जो समय था वो लगभग 1922 के आसपास, 1922 और 1924 के बीच में ये विद्रोह संपन्न हो रहे थे। इस विद्रोह के लोकेशन की बात की जाए तो ये गोदावरी नदी का जो अंतिम क्षेत्र है, गोदावरी नदी के प्रवाह का जो अंतिम क्षेत्र है, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश वाले एरिया के आसपास आता है, यहीं पर जो लोकल वहाँ की ट्राइब्स थी इनके द्वारा इस विद्रोह को संपन्न किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इस विद्रोह का अगर विशेष रूप से क्षेत्र पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ये विद्रोह हो रहे थे। गोदावरी के तटवर्ती क्षेत्र। वैसे विशेष रूप से आपको केवल राज्य पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा वर्तमान आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये विद्रोह हो रहे थे। ठीक, और यहाँ पे भी लोकल ट्राइब्स जो हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किए जा रहे थे। कारण वही थे, ब्रिटिशर्स की शोषणकारी नीतियाँ। ब्रिटिशर्स तो ठीक है, लेकिन वहाँ के जो लोकल जमींदार थे, साहूकार थे, उनके द्वारा किया जा रहा शोषण ये ज़्यादा विद्रोह का कारण बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम याद रखना चाहिए आपको। इस समय जो व्यक्ति हैं, जो नेतृत्व करता है, इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, इन्हीं के नेतृत्व में रंपा विद्रोह जो है संपन्न हो रहा था। अच्छा, ये इनके बारे में खास चीज़ क्या है कि ये विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये गैर आदिवासी नेता थे। और ये जो गैर आदिवासी नेता थे, इन्होंने देखा था कि किस तरीके से मराठों ने अपनी गोरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा अंग्रेजों को परेशान करके रखा हुआ था, और वही युद्ध पद्धति इन्होंने भी रंपा के जो लोग थे इन्हीं के साथ शेयर किया, और जो रंपा विद्रोह था वो भी गोरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये गैर आदिवासी नेता थे, लेकिन आदिवासी लोगों का इन पर भरपूर भरोसा रहा और इनके नेतृत्व में ही रंपा विद्रोह संपन्न किया जाता है। दूसरी चीज, ये एक छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा, गोरिल्ला युद्ध पद्धति जिसको हम कहते हैं, छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा इन्होंने इस विद्रोह को कंटिन्यू किया था। इसके बाद में, रंपा विद्रोह के बाद में, हम नेक्स्ट विद्रोह की अगर चर्चा करें, इसका नाम है नागा विद्रोह या मणिपुर विद्रोह। नागा विद्रोह या मणिपुर विद्रोह। ठीक है, ये जो विद्रोह था ये मणिपुर वाले क्षेत्र में हो रहा था, इसीलिए इसको मणिपुर विद्रोह कहा जा रहा है, और नागा जनजाति के द्वारा हो रहा था, इसीलिए इसको नागा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नागा विद्रोह या मणिपुर विद्रोह। इसका अगर समय काल देखा जाए तो ये 1931 के आसपास ये विद्रोह हो रहे थे। 1931 के आसपास ये विद्रोह मणिपुर वाले क्षेत्र में संपन्न हो रहे थे। इस विद्रोह में अगर प्रमुख एग्जाम से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसके नेता के बारे में पूछा जाता है। इस
विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम है रोंगमई जदोनांग। नेतृत्वकर्ता थे रोंगमई जदोनांग। नागा जनजाति के लीडर थे रोंगमई जदोनांग। ठीक, यहाँ पे भी जो विद्रोह था उसका कारण वैसा ही था, अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियाँ, उन ट्राइबल पॉपुलेशन की जो लोकल कल्चर है उसमें वहाँ के ज़मींदारों या अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होना, ठीक, उनको अपने लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो करने से मना करना, ये सारी चीज़ें ही विद्रोह का कारण बनती थी। ठीक, और यहाँ पे रोंगमई जदोनांग के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है वो प्रारंभ किया जाता है। इस विद्रोह का नारा क्या था? इस विद्रोह में नारा दिया गया कि हमें अपने पुराने धर्म को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, रोंगमई जदोनांग ने ये नारा दिया कि अब हमें अपने जो पुराना धर्म है, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उसको वापस से जीवित करना है। उसके बाद में जब रोंगमई जदोनांग को अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी जाती है, उसी समय यहाँ पे एक और नेतृत्वकर्ता का नाम बहुत फेमस है। यह एक 17 वर्षीय बालिका थी, इसका नाम है गॉर्डिनेल्यू। सत्रह वर्षीय बालिका थी। रानी गॉर्डिनेल्यू। इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया इस पूरे विद्रोह को, और आगे चल करके जो विद्रोह था वो कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा ही इस विद्रोह को कंटिन्यू किया गया। ये एक अहिंसक विद्रोह था, और बाद में जो गॉर्डिनेल्यू थी इनको रानी की उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, अब रानी की उपाधि कौन दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी कहकर संबोधित किया था, और बाद में इनका नाम पड़ गया था रानी गॉर्डिनेल्यू। ठीक है, इनको रानी की उपाधि इन्हें रानी की उपाधि दे दी जाती है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गॉर्डिनेल्यू को रानी की उपाधि दे दी जाती है, और बाद में इनका नाम पड़ जाता है रानी गॉर्डिनेल्यू। तो जनरली पूछा जाता है कि नागा विद्रोह या मणिपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगर ऑप्शंस में रोंगमई जदोनांग दिया गया है तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था, और रानी गॉर्डिनेल्यू ने इस विद्रोह को कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो ये इस विद्रोह के बारे में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि ये विद्रोह कब हो रहे थे, कहाँ, किस क्षेत्र में हो रहे थे, किस जनजाति के द्वारा हो रहे थे, और प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, इस विद्रोह के बाद में जो नेक्स्ट प्रमुख विद्रोह है इसका नाम है भील विद्रोह। भील विद्रोह ये विद्रोह कह सकते हैं कि लगभग भील जनजातियों का जहाँ पे निवास वर्तमान निवास स्थान है, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी के आसपास के जो क्षेत्र था यहीं पर भील विद्रोह संपन्न हो रहे थे। इसका जो समय था ये 1825 से लेकर के 31 तक का समय था। और अगर स्थान पूछा जाए तो भील जनजाति जहाँ पर विशेष रूप से निवास करती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और एमपी वाला एरिया हो गया, इन सभी एरिया के बीच में ये विद्रोह संपन्न हो रहे थे। ठीक है, और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, जैसा कि यहाँ पे भी नाम से समझ में आ रहा है कि भील जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह था। दूसरी चीज़, रीजंस या कारण क्या थे? कारण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण, ब्रिटिशर्स और जमींदारों की शोषणकारी नीतियाँ, उनके खिलाफ ये विद्रोह प्रारंभ हुए थे। यहाँ पे भी जो लीडर थे इनका नाम है त्रिम्बक जी डेंगले और सेवाराम। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनके बारे में जनरली प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कौन से एरिया में ये विद्रोह हो रहे थे।
ठीक है। तो भील विद्रोह एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हो रहे थे। या आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट में ये विद्रोह हो रहे थे या पश्चिमी तट में विद्रोह हो रहे थे। तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट में ये विद्रोह संपन्न हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद में ये जितने विद्रोह हम अभी चर्चा कर चुके हैं कल, और साथ ही कल जो विद्रोह हम चर्चा कर रहे थे, ये सभी हमारे जनजातियों से संबंधित विद्रोह थे, ठीक है। तो अगर हम विद्रोह को अगर नॉर्मली पढ़ने के हिसाब से दो पार्ट्स में क्लासिफाई करें, तो एक हमारा पार्ट हमने देखा, एक है जिसको हम कह रहे हैं जनजाति विद्रोह। प्रमुख विद्रोह की अगर चर्चा करें तो हम पढ़ रहे थे जनजातीय विद्रोह, और एक इसी में कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कि किसान विद्रोह, प्रमुख कृषक विद्रोह, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह में लगभग इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण है, भील विद्रोह तक में जो जो आपने पढ़ा है एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो इसे हम प्रमुख किसान विद्रोह के रूप में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसी में सबसे पहला विद्रोह, और विद्रोह के क्रम में हमारा नेक्स्ट या 18वें नंबर का विद्रोह अगर हम देखें तो इसका नाम है नील विद्रोह। नील विद्रोह, ठीक है। पहले हम क्या देख रहे थे, भील विद्रोह, भील जनजाति का नाम है, और नील विद्रोह यहाँ पे नील नाम का जो एक प्रोडक्ट होता है कपड़े रंगने के लिए, डाई करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उस नील की बात हो रही है, ठीक है। तो ये नील विद्रोह है, कब हो रहे थे, इसका जो समय काल था 1859 से 60 के आसपास हो रहे थे, 1859 से लेकर के 60 तक, ठीक है। ये जो नील विद्रोह है ये नील की खेती से संबंधित विद्रोह है। मतलब यहाँ पे अंग्रेजों ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई थी कि किसानों को अपने स्पेसिफिक एरिया में नील की खेती करनी है। नील की खेती क्यों करनी है, क्योंकि ये जो नील नाम का प्रोडक्ट होता था कपड़े रंगने के लिए उपयोग होता था, कपड़े रंगने के लिए, कपड़ों पर कलर चढ़ाने के लिए, उन्हें डाई करने के लिए ये यूज़ होने वाला प्रोडक्ट था नील, कपड़े रंगने के लिए उपयोग। और ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, नील की डिमांड यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इसको उगाने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या नुकसान क्या है कि जिस जगह पर नील उगाया जाता है वो भूमि लगभग 2-3 साल के लिए बंजर हो जाती है। मतलब अगर एक बार आप किसी भूमि पर नील उगाएंगे तो 2 साल तक उस ज़मीन पर आप कोई दूसरी फसल नहीं उगा पाएंगे, कुछ उपजेगा ही नहीं, वो भूमि जो है वो बंजर जैसी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी किसान जो है वो नील उगाना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो है वो जबरन किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपने भूमि पर नील की खेती करें, अपने भूमि के कुछ हिस्से पर नील की खेती करें। ये जो है वो अंग्रेजों का दबाव होता था किसानों के ऊपर, ठीक है। तो जो किसान अपने खेत में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें जो यूरोपीय व्यापारी जबरन नील की खेती करने के लिए विवश किया करते थे। और जब वो इस चीज़ के लिए मना करते थे तो बागान मालिक जो होते थे या अंग्रेज जो होते थे वो उन पर काफ़ी अत्याचार किया करते थे। ये जो पूरी घटना है जिसके खिलाफ वहाँ के जो लोकल किसान थे जिन्होंने विद्रोह शुरू किया है, इसी वजह से इस विद्रोह को नील विद्रोह का नाम दिया गया है, ठीक है। और साथ ही अगर देखें कि ये विद्रोह किस स्थान पर संचालित हो रहे थे, तो ये जो विद्रोह है ये भी बंगाल के ही एक एरिया है, गोविंदपुर, बंगाल में एक एरिया है गोविंदपुर, यहीं पर ये विद्रोह सबसे पहले संचालित होना शुरू हुए थे, ठीक है। उसके बाद में यही जो चीज़ है, जो नील विद्रोह के जैसा ही एक विद्रोह और हमें आगे देखने को मिलेगा जिसमें कि महात्मा गांधी जी भी अपना योगदान देते हैं, ठीक है, जिसको कि हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं, ठीक। आगे चल करके मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम गांधी जी के समय काल तक पहुंचेंगे, जब गांधी जी भी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उसी समय एक बार और यही चीज़ हमारे सामने आएगी। और ये जो घटना हम देख रहे हैं नील विद्रोह वाली, ये तो गांधी जी के पैदा होने से पहले की घटना है, ठीक है। गांधी जी तो 69 में पैदा होते हैं, ठीक। और ये जो विद्रोह हो रहा है वो 1859 से 60 के बीच में संपन्न हो जा रहा है, ठीक है। तो रीज़न क्या था, मैंने जैसे बताया आपको, नील का उत्पादन करना एक ज़मीन को खराब करने वाला उत्पाद हुआ करता था, इसीलिए इसको कोई उगाना नहीं चाहते थे,
और बंगाल में ही सबसे पहले बंगाल के गोविंदपुर के आसपास से ये इस विद्रोह की शुरुआत होती है। किसान जो है वो मना करते हैं कि अब हम अपने खेत में नील नहीं उगाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रमुख नेताओं की बात करें तो एक व्यक्ति हैं दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास और इन्हीं का साथ दे रहे थे विष्णु विश्वास। इन्हीं के नेतृत्व में यह नील विद्रोह शुरू होता है। बाद में किसानों ने मिलकर के पूरा जो एक यूनियन बना लिया था कि कोई भी किसान जो है वो नील की खेती नहीं करेगा। इसी वजह से धीरे धीरे नील के कारखाने बंद होने लगे और कहा जा सकता है कि ये जो विद्रोह था वो किसानों के लिए सबसे पहला विद्रोह था जो कि सफल हुआ। इसको हम कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा किया गया प्रथम सफल विद्रोह। प्रथम सफल विद्रोह। ठीक, वही जब किसान प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो जो नील की फैक्ट्रीज लगाई गई थी वो फैक्ट्रीज बंद होने लगे और उनका नुकसान झेलने की हिम्मत जो है वो अंग्रेजों में बची नहीं थी। इसलिए उन्होंने फिर नील की खेती के लिए दबाव डालना भी बंद कर दिया। इस पूरी घटना का चित्रण या इस पूरी घटना का लेख हमको मिलता है, एक किताब है, इसका नाम है नील दर्पण। ये एक प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। दीन बंधु मित्र, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, एक नाटक लिखा, इसका नाम है नील दर्पण। उन्होंने इस नाटक में इस पूरी घटना का चित्रण किया हुआ है कि किस तरीके से किसानों को विवश किया जाता था और बाद में किसानों की एकजुटता की वजह से ये विद्रोह जो है वो आपका सफल रहा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड या नेक्स्ट विद्रोह की अगर चर्चा करें, किसानों से संबंधित अगला विद्रोह था पाबना विद्रोह। इसका समय काल था 1873 से लेकर के 76 के आसपास। ये भी पाबना जो कि बंगाल में है, पाबना नाम से क्षेत्र है जो कि बंगाल में है, यहाँ पे संपन्न हो रहे थे। रीजंस कॉमन है, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शोषण से पीड़ित किसानों के द्वारा यह विद्रोह किए जा रहे थे। ठीक है, यहीं पे किसानों से उनके उत्पादन से ज़्यादा टैक्स की वसूली की जा रही थी। इसीलिए उन्होंने अब टैक्स न देने का एक नारा लगाया और एक अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। अहिंसक आंदोलन था जिसमें टैक्स नहीं देने का नारा लगाया गया। ठीक है, जब कोई भी किसान टैक्स नहीं देगा तो अंग्रेजों की इनकम समाप्त हो जाएगी और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये विद्रोह भी अपना सफल हो जाता है। ठीक, अब इसमें सफल होने का रीज़न क्या था? ठीक, जो पाबना एरिया के जो किसान थे उनकी दो मांगे थी। पहली मांग ये थी कि वो कंपनी का मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चाहते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम न करें बल्कि किसके लिए काम करें, ये महारानी के लिए काम करें, ब्रिटेन की महारानी के लिए काम करें। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से तो नफरत कर रहे हैं लेकिन महारानी का भी सम्मान किया जा रहा है, महारानी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि महारानी उनसे या जो ब्रिटेन के जो किंग है या क्वीन है वो उनको ठीक से ट्रीट करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। रैयत का मतलब है किसान। हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं, कंपनी के नहीं। ठीक है, तो पाबना विद्रोह का एक प्रमुख नारा था, हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं, कंपनी के नहीं। पाबना विद्रोह से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पाबना विद्रोह के बाद में नेक्स्ट किसान विद्रोह है दक्कन विद्रोह। नेक्स्ट किसान विद्रोह है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जैसे कि दक्कन वाले एरिया में हो रहा है, इसीलिए इसको दक्कन विद्रोह कह दिया जा रहा है।
1874 से लेकर के 75 के आसपास ये विद्रोह हो रहे हैं। दक्कन आपको पता है, दक्कन का पठार हमने पढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र वाले एरिया के आसपास है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर वाले एरिया में किसानों का विद्रोह था। ठीक है, साहूकारों और अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक, इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इस विद्रोह का प्रमुख कारण था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा किसानों पर अत्याचार। ठीक है, तो ये चाहते थे कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया जाए और किसानों से उनकी उपज के आधार पे एक एक इंडिविजुअल को देखते हुए कि किसके पास कितना उत्पादन हुआ है, कितनी उत्पादन क्षमता है उस किसान की, इसे देखते हुए हर एक किसान के लिए अलग से टैक्स फिक्स किया जाए। इस चीज़ को इन्होंने दक्कन विद्रोह के अंतर्गत अपनी मांग के रूप में रखा था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से नाखुश थे दक्कन क्षेत्र के किसान, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया और इस विद्रोह का नाम पड़ गया दक्कन विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट दक्कन विद्रोह के बाद में नेक्स्ट विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के बारे में अगर बात करें कि इसका समय कब से कब तक था, तो ये लगभग 1813 के आसपास शुरू हुआ था और 1833 तक ये विद्रोह चलता रहा। ये भी किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह है। किस क्षेत्र में किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, बंगाल से लेकर के जो गारो हिल्स मतलब मेघालय वाला एरिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंगाल से लेकर के मेघालय तक फैला हुआ था। ये इस पागलपंथी विद्रोह का एक पूरा एरिया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं की अगर चर्चा करें तो एक व्यक्ति हैं बंगाल वाले क्षेत्र से संबंधित थे, करम शाह। ठीक, करम शाह ये इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। इन्होंने ही बंगाल में ये विद्रोह को शुरू किया था और ये विद्रोह धीरे धीरे मेघालय वाले क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। इसके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि यह एक अर्धधार्मिक प्रवृत्ति का विद्रोह था। अर्धधार्मिक टाइप का विद्रोह था। ठीक, अर्धधार्मिक कहने का मतलब है कि इसमें किसी एक धर्म से संबंधित चीज़ों को फोकस नहीं किया गया था। यहाँ पे भाईचारे की बात की गई थी, भाईचारे का समर्थन किया गया। भाईचारे को ध्यान में रख करके यहाँ पे सभी समूह के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पे इस विद्रोह में आए। यह करम शाह का एक कह सकते हैं कि करम शाह का इन्विटेशन था कि सभी लोग आकर के इस विद्रोह को समर्थन दें। और विद्रोह का कारण क्या था? कारण वही जनरल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से किसानों का शोषण किया जाना। किसके द्वारा? तो वहाँ के जो जमींदार हैं, जो अंग्रेज हैं, उन्हीं के द्वारा जब शोषण किया गया तब जा कर के बंगाल मेघालय वाले क्षेत्र में पागलपंथी नाम से एक विद्रोह शुरू किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट विद्रोह की अगर चर्चा करें, इसका नाम है मोपला विद्रोह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का जो समय था वो 1836 के आसपास है। एक बार 1836 में ये विद्रोह हुए हैं और उसके बाद में आगे चल करके 1921 के आसपास भी ये विद्रोह देखने को मिले थे। ठीक है, अब ये जो विद्रोह है इसका नाम मोपला क्यों पड़ा है? तो मोपला नाम से जनजाति है, कहाँ पे? केरल में। ठीक है, केरल में, केरल की मोपला जनजाति। ठीक, अब इसकी स्टोरी सुन लीजिए। तो केरल के जो केरल का जो तट है इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल के मालाबार तट में ये आंदोलन संचालित हो रहा था। संचालित कौन कर रहे थे? तो मोपला जनजाति के लोग या मोपला जाति के लोग जो है वो जो कि इस्लाम धर्म में खुद को वो कर चुके थे, इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर चुके थे। ये मोपला यहाँ के लोकल ट्राइब्स थे जो कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके थे। ठीक है,
और इसीलिए यहाँ पे ये खेती किसानी किया करते थे। मोपला जनजाति के लोग कन्वर्टेड मुस्लिम थे और यहाँ पर खेती किसानी किया करते थे। लेकिन जो ज़मींदार वर्ग था वो हिंदू हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो मोपला विद्रोह असल में एक धार्मिक प्रवृत्ति का विद्रोह था, जहाँ पे जो ज़मींदार है या जो साहूकार थे वो हिंदू थे, जबकि किसान कन्वर्टेड मुस्लिम थे। और इसी से जो ज़मींदार थे उन्होंने इन मोपला आदिवासियों पर या मोपला मुसलमानों पर क्या किया, टैक्स का दर जो बढ़ा दिया था। ठीक है, जो कृषि पर जो टैक्स लगाया गया था, जो टैक्स कलेक्शन था, उसको बढ़ा दिया गया। और इसीलिए यहाँ पे ये जो पूरा विद्रोह था वो किसान और ज़मींदार का विद्रोह न बन करके हिंदू मुस्लिम वाला विद्रोह बन जाता है। ठीक है, इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर चर्चा करें तो मोपला जो है वो मुस्लिम कृषक थे और जो ज़मींदार हो गए, जो साहूकार हो गए, वो हिंदू थे। ठीक, तो असल में यह एक ज़मींदार और किसान का विद्रोह न रह करके धार्मिक विद्रोह बन जाता है। धार्मिक विद्रोह, मुस्लिम कृषकों को ये लगता है कि ये हमारे धर्म से नफरत करते हैं, इसी वजह से ये हम पर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, जबकि ज़मींदारों को टैक्स ज़्यादा पे करने की वजह से ज़्यादा टैक्स वसूली करना पड़ रहा था, या अपने लाभ के लिए ये ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे धार्मिक एंगल नहीं था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट हो गई कि यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गए थे। ठीक है, और बाद में जब ये मोपला विद्रोह उग्र रूप ले लिया है, हिंसक आंदोलन बन जाता है, तब जा करके यहाँ पे अंग्रेज़ों को भी अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है और सैनिक कार्रवाई के द्वारा इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख कृषक आंदोलन के रूप में हमने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की है। इसके बाद में कुछ छुटपुट विद्रोह हैं जिसको हम यहाँ पे अगर चाहें तो देख सकते हैं। एक विद्रोह हमको देखने को मिलता है एका विद्रोह के नाम से, या एका आंदोलन कहते हैं। एका आंदोलन, ये विद्रोह जो है वो 1921-22 के आसपास हो रहे थे। 1921, 1922, 1921-22 के आसपास ये विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, ये विद्रोह जो है वो कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था, तो जो यूपी का अवध वाला एरिया है, अवध वाले एरिया में ही ये जो विद्रोह है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और इस विद्रोह का भी रीज़न वैसा ही है, किसानों के द्वारा अत्यधिक लगान वसूली करना, ज़मींदारों का शोषण किसानों पर, यही सब इस विद्रोह का कारण बनते हैं। इस विद्रोह में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसके नेतृत्वकर्ता, यहाँ पे नेता का नाम है मदारी पासी। इन्हीं के नेतृत्व में एका विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेज जो है वो सैनिक कार्रवाई के द्वारा इस विद्रोह को भी समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा कुछ छुटपुट विद्रोह हैं जिनकी चर्चा हमें आगे चल करके भारतीय इतिहास में दोबारा करनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक और बड़ा किसान विद्रोह था, इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर सकते हैं लास्ट विद्रोह के रूप में। इसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। ये कब हो रहे थे? इसका समय था 1928 के आसपास बारदोली सत्याग्रह हो रहे थे। जैसे कि पता है कि आपको बारदोली जो है वो गुजरात में एक एरिया है। बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में है। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए आपके सरदार पटेल जी को बुलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे भी लगान वृद्धि जो है वो प्रमुख कारण बनी थी बारदोली सत्याग्रह का। बारदोली सत्याग्रह के बारे में हमें डिटेल से चीज़ों को और देखना है, लेकिन यहाँ पे जो बारदोली सत्याग्रह के बारे में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़, बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में। दूसरी चीज़, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1928 में। और तीसरी चीज़, इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता थे सरदार पटेल,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि इस विद्रोह की सफलता से खुश होकर के लोगों ने यहाँ पे पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि। पहले उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, बाद में सरदार की उपाधि मिलने के साथ ही उनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर के वहाँ के लोगों ने पटेल जी को सरदार पटेल की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी, जिसके बाद में उनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो हमने जो कृषक विद्रोह या जनजाति विद्रोह की शुरुआत की थी, उसमें इतने विद्रोह जो है वो पर्याप्त है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला है विद्रोह का नाम, विद्रोह का वर्ष अगर आपको याद रहे या एक सीक्वेंस याद रह पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट है उस किसी विद्रोह में अगर कोई खास रीज़न है, मतलब शोषण, ब्रिटिशर्स की शोषण के अलावा अगर कुछ अलग रीजंस हैं तो वो रीज़न महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट चीज़ है वहाँ पे प्रमुख नेतृत्वकर्ता, अगर नेतृत्वकर्ता का नाम बड़ा फेमस है तो उस नाम को याद रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो विद्रोह से संबंधित इतनी चीज़ें हैं जो कि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे तो लगभग इसी के इर्द गिर्द आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम भारत के जो दूसरी प्रमुख घटनाएं थी भारतीय इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख घटनाएं हैं, उनकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।